चलिए नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब हम ग्रेविटेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट को, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। थोड़ा सा आइए इसको हम लोग ठीक से समझते हैं ना बच्चों। देखिए, आपने कभी ना कभी मैग्नेट के साथ गेम खेला होगा। ठीक, ये आपका मैग्नेट है और ये आपका दूसरा मैग्नेट है। ठीक, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। ठीक तो आपने बच्चों जब मैग्नेट के साथ गेम खेला था, ठीक, तो क्या होता था बताओ? नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता था, याद है? नॉर्थ के सामने अगर साउथ आएगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक, ओके। और साउथ के सामने नॉर्थ होगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक, ओके। और साउथ के सामने साउथ आएगा तो रिपेल करेगा, ये भी सबको पता है। अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन, दोनों रिपेल करेंगे। और नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ जाए तब भी रिपल्शन होगा। ये सब बातें आपको पता है। ये होते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, जो मैग्नेट मैग्नेट के ऊपर लगाएगा, है ना, वो मैग्नेटिक फोर्स हो गए आपके। ठीक, ये कौन से फोर्सेस हैं बताइए? मैग्नेटिक फोर्स, ओके। इसी तरीके से चार्ज 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 को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ये कोई चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, और ये कोई माइनस क्यू है, क्यू का मतलब चार्ज है। ये क्या है? चार्ज पार्टिकल है। प्लस चार्ज माइनस चार्ज, दो तरीके के चार्ज होते हैं, आप लोगों को पता है ना? ठीक, ओके। ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ दोनों के बीच में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे मूव करेंगे, है ना? तो यहाँ क्या लगेगा इन दोनों के बीच में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, और ध्यान से सुनिए, प्लस क्यू एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और माइनस क्यू भी एक दूसरे को, मतलब समझ रहे हो ना? ये तो आपको पता है। अगर लाइक चार्जेस होंगे एक जैसे, माइनस माइनस को रिपेल करेगा, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, लेकिन प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। ठीक, ये होते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। वहां क्या था? मैग्नेटिक फोर्सेस थे। जब चार्ज चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा हो या रिपेल कर रहा हो, चार्ज के कारण जब अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इन सब चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है बताइए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके। ठीक, नाउ आपने देखा मैग्नेट ने मैग्नेट को अट्रैक्ट किया या रिपेल किया, चार्ज ने चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल किया। ठीक, इसी तरीके से मास भी मास को अट्रैक्ट करता है, सिर्फ अट्रैक्ट करता है, रिपेल नहीं करता है। ध्यान से सुन लीजिए, मैग्नेट मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल दोनों कर सकता है, चार्ज चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल दोनों कर सकता है, लेकिन मास मास को सिर्फ अट्रैक्ट करता है। मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक, जिसका मास है m1, और ये कोई बॉडी जिसका मास है m2। मास m1 और इसका मास क्या है? m2। सही है, ओके। नाउ इन दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस कितना है? r है। ठीक, इन दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस कितना है? r है, ओके। अब ध्यान से सुनिए, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मास जब मास को अट्रैक्ट करता है तो जो फोर्स होता है उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। सुन लीजिए बच्चों, मास जब मास को अट्रैक्ट करता है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसका नाम क्या रखोगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। याद है आपको? देखिए पीछे आपने क्या नाम रखे हैं बताइए? अगर मैग्नेट मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है तो नाम क्या पड़ता है? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, अगर आपका चार्ज चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है तो नाम क्या पड़ता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
मास अगर मास को अट्रैक्ट करेगा, रिपल नहीं करता है, मास और मास के कारण हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ओके, मैं लिख देता हूं। अगर आपके पास टू masses can only attract, they will never repel. Okay, they will never repel. ये रिपल्शन नहीं करेंगे, ठीक। तो जब दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कैसे, यहाँ डायग्राम में देख लो, ये वाला इसको ऐसे खींच रहा होगा, ये वाले ने इसको ऐसे खींचा, कितने फोर्स से, एफ फोर्स से। और ये वाले ने उतने ही फोर्स है, क्योंकि भाई इसने इस पे किया एक्शन, तो उसका रिएक्शन आएगा, ठीक। तो ये वाला रिएक्शन फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक। तो ये हो गया रिएक्शन फोर्स। दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज होते हैं, ठीक। चेक कर लो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ओके, एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक। ओके, तो ये चीज होती है। ये क्या है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन सा वाला, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। तो इस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब, याद रखिएगा, दो मास एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करते हैं, मासेस के कारण जो अट्रैक्शन होता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या लग रहा है, चाहे ये वाले एफ की बात करो चाहे ये वाले एफ की बात करो, क्या बोलोगे इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। ओके, अब ध्यान से सुनिए, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मासेस, ठीक। ये जो फोर्स होता है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मासेस, ठीक। ओके, मतलब इसका मास m1, इसका मास m2, जितना ज्यादा मास m1 और m2 का प्रोडक्ट होगा, ठीक, जितना ज्यादा मास m1 और m2 का प्रोडक्ट होगा उतना ज्यादा ये फोर्स होगा। ये हो गया नंबर वन रिलेशन। सो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, ठीक। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, ये पहली बात। दूसरी बात ध्यान से सुनिए, दिस इज, ये रिलेशन नंबर वन है, ठीक। एंड रिलेशन नंबर टू क्या है, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो कितना है, आर है या डी मान लो, ठीक। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखते हैं, मान लो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, टी। तो दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, ठीक। ओके, ये फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डी स्क्वायर के, ओके। मतलब
जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, मतलब मासेस का जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। और सुनो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे, मतलब डी का वैल्यू जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, फोर्स उतना कम होता जाएगा। चेक कर लो। ये तो बात समझ में आ रही, जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा। लेकिन जो सेकंड रिलेशन है वो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मत बोल देना, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस नहीं होता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, मतलब अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दोगे, डी अगर बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा। बहुत सीधी सी बात है भाई। अगर आपने डिस्टेंस को बढ़ाया, दो ऑब्जेक्ट ऐसे पास पास हैं, अगर इसकी डिस्टेंस को अगर आप बढ़ा दोगे तो भाई अब समझ, एक दूसरे की अप्रोच से थोड़ा दूर चले जाएंगे तो कम अट्रैक्ट करेंगे, जितना पास होंगे उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, यानी कि अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर डी की वैल्यू कम हो गई तो फोर्स ज्यादा होगा। ठीक, मतलब डी की वैल्यू अगर कम करोगे, जितना पास लाते जाओगे दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। सुनिए, एक बच्चा कह रहा है कि मुझे ये नहीं पता चला कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर कैसे है। आपको याद करना है, ये है एक्सपेरिमेंट से। सुन लो, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। ये दोनों रिजल्ट कहां से आए बताइए? लैब में एक्सपेरिमेंट पता चला है। एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है कि फोर्स मास के प्रोडक्ट पे कैसे डिपेंड करता है। कोई भी फॉर्मूला जब बनाया जाता है फिजिक्स में तो एक्सपेरिमेंट करके बनाया जाता है। एक्सपेरिमेंट करके हमें ये पता चला, और दूसरा रिलेशन हमें ये पता चला। ठीक, याद करना है आपको। अब सुनो, F is equals to, sorry, F is proportionate to m1 into m2 and F is inversely proportional to d square. ठीक, now this is relation number 1 and this is relation number 2. Now combining 1 and 2, combining 1 and 2, combining 1 and 2, 1 और 2 को कंबाइन करोगे तो कैसे होगा? लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे लिखा रहेगा, ठीक, और प्रोपोर्शनल का साइन भी ऐसे रहेगा। राइट हैंड साइड वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब m1 इंटू m2 इंटू 1/d²। ठीक, f इज प्रोपोर्शनल टू, अब m1 m2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? m1 m2, चेक कर लो भाई, m1 m2 इंटू 1, m1 m2 अपॉन में d²। ठीक, तो ये आया आपके पास। अब सुनो, f इज प्रोपोर्शनेट टू m1 m2 अपॉन d²। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, हम यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं। ठीक, तो यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? यहां आएगा कैपिटल जी, जो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक, कैपिटल जी को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, ओके, कैपिटल जी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, हाँ ठीक है। ये सब आप बड़ी छोटी छोटी बात सोचते हो, बेवजह की बातें हैं। अब एक बच्चा कह रहा है इसका के नाम रख दो, लो के रख दो, क्या दिक्कत है? क्या हो जाएगा बताओ? हम्म, ये लो के रख दिया, अब बताओ क्या दिक्कत है बताइए?
अब एक बात बताओ, आपके घर में कोई बड़ा जो होगा, है मतलब आपके मान लो कोई होगा सीनियर आपके घर में, फादर या मदर, जो बोलेंगे तो करोगे कि नहीं करोगे, ये बताओ पहले मुझे। अभी उनके अंडर में हो तो वो करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना। तो सुनो ध्यान से, जो ये लॉज वगैरह बनाते थे ना न्यूटन वगैरह, तो उन लोगों ने क्या किया, इसका नाम जी रख दिया। तो बड़े लोगों ने जो बोल दिया वो हम मान लेते हैं। अब समझे, यही है, ठीक, यही है। बड़े लोग बोल के गए, क्या कर लोगे आप बताओ। रादर देन ये छोटी मोटी बातें सोचने के बजाय आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सोचिए कि चल क्या रहा है ना, टॉपिक तैयार करने की कोशिश करिए। आप समझ लीजिए, कभी भी आपको उल्टा सीधा दिखाई पड़ा ना फिजिक्स केमिस्ट्री में, समझ जाना पूरा पीछे से उन लोगों ने बनाया हुआ एक्सपेरिमेंट करके, है ना। और उन लोगों ने क्या किया है, अपने 10-10 साल दिए उसमें, 10 years लगाया, बहुत टाइम लगाया। और किसी साइंटिस्ट ने किसी दूसरे साइंटिस्ट को, मान लो कि 4 साइंटिस्ट कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, चारों साइंटिस्ट को पैसे देके खरीद लेते थे वो लोग, है ना, पुराने जमाने में बहुत जो साइंटिस्ट हुए। जैसे न्यूटन ने बहुत लोगों को पैसे देके खरीद लिया, क्योंकि इतने कम टाइम में इतने एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, 4 लोगों को पैसा दे दिया और उससे खरीद लिया। मतलब समझो, क्या पता ये किसी और ने किया हो, है ना। और खरीदा किसने, न्यूटन ने। तो जिसके पास पैसे, उसने खरीदा, न्यूटन ने, उसकी बहुत बड़ी कंपनी थी, ठीक। तो वो अपने नाम से पेटेंट करा लेता है। पेटेंट कराने का मतलब है, भाई खरीद लेगा तो उसका होगा ना, और किसी का नाम नहीं आता, किसी को कुछ नहीं पता किसने किया, किसने बनाया, किसी को नहीं पता। जिसने खरीद लिया पैसे देके, उसके नाम से प्रोजेक्ट हो जाता है। बस यही चलता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, ज्यादा टेंशन मत लो। जो बन के आ गया आपको वो पढ़ना है बस। तो कैपिटल जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक। अब सुनिए बच्चों, ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक, इसकी वैल्यू आपको बुक में अलग अलग मिलेगी, अलग अलग बुक में, ठीक। और थोड़ी सी आसपास होती तो आपको घबराना नहीं है, ठीक, आपको घबराना नहीं है। थोड़ा सा वैल्यू आगे पीछे हो जाती है ना तो आपको घबराना नहीं है। ध्यान से चेक करो, 6.67 इंटू जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक। और इसकी यूनिट अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, सही है, ओके, ये चीज है, ठीक। किसी किसी बुक में इसकी वैल्यू केवल इतनी लिखी रहती है, जी इज इक्वल्स टू, तो आप मेरे से ये मत बोलना कि सर वैल्यू कौन सी लें, जो वैल्यू एग्जाम में दी रहेगी वो ले लेना, और नहीं दी रहेगी तो आप चाहे 6.67 ले लो, और चाहे आप 6.6 इंटू 10⁻⁻11 ले लो, ठीक, ओके। नाउ अब देखिए, अब इसकी यूनिट आई कैसे, वो देखो आप। यूनिट ऑफ जी, वैल्यू तो आपको याद करनी, फिर से वही बात है, वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके आई है, ठीक। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 दिया रहेगा किसी किसी बुक में, किसी बुक में 6.66 इंटू 10⁻⁻11 दिया रहेगा, किसी बुक में 6.6 इंटू 10⁻⁻11 दिया रहेगा, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यूनिट, यूनिट कैसे निकालोगे बताओ इसकी, फॉर्मूला क्या बन के आया, एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर। m1 m2 क्या है बताइए, m1 m2 क्या है, m1 फर्स्ट बॉडी का मास है, चेक कर लो भाई। m1 क्या है, फर्स्ट बॉडी का मास, m2 दूसरे बॉडी का मास है, और d क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। d क्या है, दोनों के बीच का क्या है, डिस्टेंस है, ठीक, ओके। नाउ, और कैपिटल जी की यूनिट आप निकालने जा रहे हो, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नाउ देखिए, यहां से ये डी स्क्वायर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, सो एफ इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्या बचेगा, जी m1 m2, ठीक। अब जी m1 m2 का मतलब है कि जी में ये m1 m2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर आके डिवाइड कर देंगे, तो जी का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, एफ इंटू डी स्क्वायर, देख लो भाई, एफ इंटू डी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, m1 m2 मल्टीप्लाई में थे, इधर आके डिवाइड करेंगे एफ इंटू डी स्क्वायर के नीचे,
तो यहां से क्या आ जाएगा बताइए, m1 इंटू m2, ठीक। g इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो बच्चों, करना कुछ नहीं, यूनिट बना लो, क्या दिक्कत है बताइए, क्या दिक्कत है बताइए बच्चों। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो आपने रखा न्यूटन, क्या समस्या हो गई, ठीक। डी का स्क्वायर, डी का मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर। थोड़ा ध्यान दोगे क्या आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं भाई। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट, डिस्टेंस किस में मेजर करते हो, मीटर में। लेकिन ध्यान दें बच्चों, यहाँ क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, मतलब मीटर का स्क्वायर है यहाँ, मीटर का स्क्वायर है यहाँ। तो यहाँ हो गया आपके पास क्या, मीटर का स्क्वायर, और अपॉन में मास m1 को भी किलोग्राम में मेजर करोगे और मास m2 को भी किलोग्राम में मेजर करोगे। अब बताओ क्या आ गया यहाँ से, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और अपॉन में किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या हो जाएगा, किलोग्राम का स्क्वायर, सही है, किलोग्राम का स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से यूनिट मैंने आपको बताई थी अभी, जी की यूनिट क्या आ रही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए बच्चों, अब सुनिए, देखिए बच्चों, एक बात हमेशा याद रख लीजिए, कभी कंफ्यूज मत होना, अपनी कॉपी में नोट कर लो, कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस होता है, ठीक। कैपिटल जी क्या होता है, पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है, सेम इन होल यूनिवर्स, सेम इन होल यूनिवर्स, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, पूरे यूनिवर्स में ये सेम रहेगा। और ये याद कर लीजिए, चाहे आप मून पे जाके जी की वैल्यू रख रहे हो, कैपिटल जी की, इसीलिए तो उसका नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका नाम है, ठीक। मून पे भी जाके कैपिटल जी इतना ही है, मार्स पे चले जाओगे, सन पे चले जाओगे, किसी दूसरे गैलेक्सी में चले जाओगे, तब भी जी का वैल्यू उतना ही है, कैपिटल जी का। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल, मतलब पूरे संसार में, पूरा जो ब्रह्मांड है ना, पूरे ब्रह्मांड में, यानी कि पूरे यूनिवर्स में, ठीक। ओके, और स्मॉल जी चेंज करता रहता है, याद रखिएगा, स्मॉल जी is different on different celestial bodies, on different celestial bodies। स्पेलिंग वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, on different celestial bodies, yes। अलग अलग सेलेशियल बॉडी, जैसे कि मून हो गया, मार्स हो गया, अलग अलग बॉडीज पे जाओगे, जी का वैल्यू अलग अलग होगा। एग्जांपल के तौर पे, जी ऑन अर्थ, एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ अप्रोक्सीमेटली 9.8 के आसपास होता है, लेकिन यही वैल्यू मून पे कितनी होती है, एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून कितना हो जाएगा, 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास चेंज हो जाता है। इतनी बात आप याद करोगे। और सुनो, ये जो अभी आपने दो रूल्स पढ़े, कौन कौन से, एफ इज प्रोपोर्शनेट टू m1 m2 और एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, यही क्या कहलाता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यही दो स्टेटमेंट क्या कहलाते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अब आप एक काम करो, क्या, अब आप अपनी बुक खोल के ये दोनों चीजें याद करके तब आइएगा कल की क्लास में, ठीक। देखिए, देखिए बच्चों, हेडिंग क्या लगी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये दो बॉडी मास m1 m2, इनके बीच का डिस्टेंस इन्होंने r दिखाया, मैंने d दिखाया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दिखा सकते हो आप। फर्स्ट लॉ क्या था इसमें बताओ, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यही पढ़ाया था मैंने, बताओ, बोलो। ये याद करना और एग्जाम में लिख के आना है, पूछेगा ना वो आपसे एग्जाम में। सब लोग पढ़ लीजिए, क्या मैंने यही पढ़ाया था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, पढ़ लो, यही लिखा है, पढ़ लीजिए। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो दो मासेस के बीच में लगता है, ठीक, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द, इट इज एक्टिव द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक।
एंड जो सेकंड है, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये भी पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। इन्होंने 1/r² लिखा है, हम लोगों ने 1/d² लिखा था, क्या दिक्कत है? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हम लोग ने d माना था ना, d लिखो r लिखो सब सेम है, चेक कर लो। इसको आप एज इट इज याद करके तब आओगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखिए 1 और 2 को कंबाइन किया, प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, जी आया, तो फॉर्मूला क्या बन के आया? G m1m2 अपॉन में d² या G m1m2 अपॉन में r²। बस यही क्या है, फॉर्मूला है आपका। किसका फॉर्मूला? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो मासेस के बीच में लगता है। m1 m2 क्या है? मासेस ऑफ द बॉडी। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आर क्या है? दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस। इतना आप याद करके तब आओगे क्लास में। और सुनो भाई, क्योंकि अब ना फीवर बहुत तेज चढ़ चुका है, 3-4 दिन तो लगते हैं, तो अब मैं क्या करूं उसमें, है ना। मेडिसिन मेडिसिन कुछ काम नहीं आएगी 3-4 दिन तक, वो सब चल रही है, लेकिन फीवर बहुत तेज हो जाता है अचानक। अब बहुत तेज हो गया, बहुत तेज शरीर तप रहा है अभी, तो अभी हम इसको स्टॉप करते हैं, ओके। कल तक थोड़ा और ठीक होगा, 2-3 दिन में और ठीक हो जाएगा, फिर थोड़ी एनर्जी आएगी। अभी तो एनर्जी भी नहीं लग रही बॉडी में। चलिए ये देखिए आप, आपको ये बात बिल्कुल मुझे कल बतानी है, कल की क्लास में। ये जब मैं पूछूंगा कैपिटल जी, तो आप बोलोगे सर सेम इन होल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में सेम है, ठीक। और जब मैं आपसे पूछूंगा कि स्मॉल जी क्या होता है, तो स्मॉल जी होता है एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है ये? एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। फिर मैं आपसे बोलूंगा कि एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या चेंज होता रहता है, तो आप बोलोगे हाँ। अलग अलग सेलेशियल बॉडी पे जाओगे तो एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता रहता है। इतनी बात आप करके आइएगा, फिर इस पे हम कल बात अब करेंगे, अभी हम इसको स्टॉप करते हैं, ठीक।